Good morning students. Welcome to my new education portal check the electrical classes. चलिए हमने पिछले क्लासेज में जितने भी बेसिक्स थी इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क की सारे को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, समझ के अच्छे से, है ना। उम्मीद करता हूँ आपने सारे लेक्चर कंप्लीट किए होंगे। और वीडियो में कोई इशू आ रहा है, कोई थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्टिंग है, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा, तो आप लोग देख के वीडियो को छोड़े नहीं। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो नीचे कमेंट करें ताकि मैं उसे रिजॉल्व कर सकूँ, है ना। ठीक है, एक दूसरे को मदद करने से ही एक दूसरे को मदद मिल भी सकती है। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में। इसी क्रम में इसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए हमारे ये चौथा लेक्चर है इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क का। और इससे आज हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट्स द प्रॉपर्टी इट कंटेंट, है ना। इसके बारे में आज करेंगे हम लोग स्टडी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। इट ऑफर्स द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। रेजिस्टेंस क्या है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो इट ऑफर्स द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। यह इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के फॉलो होने का अपोज करता है, उसका विरोध करता है, उसे फॉलो होने से रोकता है। ठीक है, इसी यही इसका काम है रेजिस्टेंस का। ठीक है, इस सब मटेरियल की रेजिस्टेंस जो अलग अलग होती है, तभी इसी के बेसिस पे हम लोगों ने डिफाइन भी किया पहले, जो की टाइप्स ऑफ मटेरियल आपको मैंने पढ़ा रखा है। किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा, किसी का कम, और किसी का दोनों के इन बिटवीन होता है। जैसे सेमीकंडक्टर का जो है वो इन बिटवीन होता है, बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर, है ना। और कंडक्टर का नेग्लिजिबल होता है, भी कुछ ओम में होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस रखता है वो। ठीक, इसलिए मैंने टाइप्स ऑफ मटेरियल आपको शुरू में ही पढ़ा दिया ताकि आपको ये सब चीज़ समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहला लेक्चर वही है, टाइप्स ऑफ मटेरियल, उससे जाकर कंप्लीट करें। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। हाँ, तो इट ऑफर्स द अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरा पॉइंट है इट मेजर्ड इन ओम। इसका जो यूनिट होता है, वो जो मेजर किया जाता है वो ओम में किया जाता है। मेजर मतलब यूनिट उसका। जैसे किसी मान लीजिए सपोज हम कहीं जाते हैं कुछ लेने, दूध मिल्क लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, तेल लेने जाते हैं, कुछ भी, तो इसमें माप किया जाता है हम लोग, लीटर माप देता है, वही उसका यूनिट है। इसका यूनिट क्या है? इसी तरह रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। ठीक है, ये ग्रीक लैटिन सिंबल है ये ओम। और रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये तो आप लोगों ने जान ही रहा होगा कि ये क्या होता है। इसका जो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना। हेयर रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है, जिस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है उसका लेंथ है। और क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसकी कुछ मोटाई भी तो नहीं हो सकती। अगर ये कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो है ये इसकी पूरा लेंथ हुई, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ हुई। और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हुआ इसका? ये जो है ये क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हुआ। ठीक है, यही चीज यहाँ पे ये डिनोट करता है। अब आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। अब हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, एट व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो पहला है रेजिस्टिविटी। ठीक है, या इसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल, इसी को बोलते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। रेजिस्टिविटी उनको याद रहता है क्योंकि फॉर्मूला उन्होंने याद किया रहता है, लेकिन टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन में आता है या फिर नेचर ऑफ मटेरियल ऑप्शन में आता है तो वो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसलिए मैंने आपको एक साथ में लिख दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। रेजिस्टिविटी, टाइप्स ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ मटेरियल तीनों एक ही चीज है, इस पे डिपेंड करता है। उसके बाद लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर। और तीसरा क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। और चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं, भूल जाते हैं या फिर गलती कर देते हैं इसमें, टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। आपको याद होगा सेमीकंडक्टर में मैंने पढ़ाया था, सेमीकंडक्टर क्या है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को कंटेन करता है। अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। जब कंडक्टर में क्या है, अपोजिट है, रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो उसका जो ग्राफ है, मतलब जो उसका रेजिस्टेंस है, वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसलिए पिछले लेक्चर सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उसको अगर तक फिनिश नहीं किया है तो काइंडली मेरा रिक्वेस्ट है आपसे जाके फिनिश करिए, ताकि ये सब लेक्चर में आप घोड़े की तरह दौड़े। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं। किस वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे क्लासिफिकेट करते हैं। इस अगर 500 ओम है कोई रेजिस्टेंस तो कौन सा वैल्यू रेजिस्टेंस हुआ, लो हुआ, मीडियम हुआ या फिर हाई हुआ। तो इसी ऑर्डर में लो वैल्यू रेजिस्टेंस को होता है मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस, और तीसरा होता है हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। लो वैल्यू रेजिस्टेंस की कैटेगरी में जो हम रखते हैं 1 ओम तक के जो रेजिस्टेंस है, अप टू 1 ओम, यानी 0 से या माइनस जो भी, वहां से 1 ओम तक के जो रेजिस्टेंस है वो क्या होते हैं, लो वैल्यू रेजिस्टेंस होते हैं। मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस में 1 ओम से वो 100 किलो ओम, 100 किलो ओम, या फिर इसी को अगर हम मेगा ओम में बदलने चाहें तो 0.1 मेगा ओम, 1 ओम टू 0.1 मेगा ओम तक मीडियम वैल्यू रेजिस्टेंस में आता है। और तीसरा आता है हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस का जो इसकी कैटेगरी में जो आता है वो होता है एबव देन 100 किलो ओम और 0.1 मेगा ओम। इसका मतलब है कि एबव इससे ऊपर के जितने भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो सब किस में आएंगे, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस में काउंट किए जाएंगे। ठीक है,
अब हम लोगों ने यहाँ पे एक टर्म आया था रेजिस्टिविटी, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि, है ना, आई विल ट्राई ना, साथ में हम लोग जानने की ट्राई करेंगे रेजिस्टिविटी है क्या। तो रेजिस्टिविटी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग जान समझते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली इट रेसिस्ट इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये किसी कंडक्टर या किसी मटेरियल, है ना, किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। कंडक्टर बोलना गलत होगा, मटेरियल बोलना ज़्यादा क्या होगा, सही होगा। तो यह जो रेजिस्टिविटी जो है किसी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है, जो यह इंडिकेट करती है, जो यह बताती है कि किसी भी यह मटेरियल करंट को, जब इसमें इसे करंट फॉलो किया जाएगा तो कितना उसको अपोज कर सकता है, उसके बारे में रेजिस्टिविटी हमें बताता है। ठीक है, इसी को लिखा गया है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट इलेक्ट्रिकल करंट। और दूसरा पॉइंट है, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, रो एंड यूनिट इज ओम मीटर। इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर है। ठीक है, मैं आगे इसके बाद मैं आपको उसको कैलकुलेट करके इसको जो है सो कैलकुलेशन से निकाल के दिखाऊंगा भी ओम मीटर कैसे होता है। मैंने ऐसे ही हवा में लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यहाँ तक अच्छे से समझा होगा। अब रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग और आगे डिफाइन करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम इसको रेजिस्टिविटी को आगे प्रोसीड करते हैं। ध्यान से समझिएगा, है ना, बिल्कुल ध्यान से समझना जाए। रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RA/L। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, R इजिकल टू रो L/A। ये देखे है ना अभी इससे पहले, तो इससे अगर हम इधर कर दें क्या हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला यहाँ पे आया है। तो आपको तो पता है, आप लोग पहले से इंट्रोडक्ट है इस चीज़ के लिए ना, इसका परिचय तो आपसे हो ही चुका है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। और ये रेजिस्टेंस है भैया, हम दोनों का पाला तो जिंदगी भर चलते रहेगा। जब तक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रहेगा तब तक रेजिस्टेंस और दोनों को भी चलता रहेगा। आर बड़ा यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल है, एक सेक्शन ऑफ कंडक्टर है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी जो है आपको बोले तो मैं कि कैलकुलेट करके बताऊंगा, आंख मूंद के या रटना कुछ भी नहीं है। रेजिस्टिविटी का यूनिट हम लोग यहाँ से निकालना, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, है ना। तो हम यहाँ पे आर रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो रखें, और ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम एल इंटू बी। मतलब होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, किसी भी चीज का एरिया होता है। तो ये भी क्या है, एक लेंथ है, और ये भी क्या है, एक लेंथ है। तो ये इसका यूनिट एम है, इसका यूनिट एम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा ना, एम स्क्वायर। तो वही एम स्क्वायर है यहाँ पे, और लेंथ का यहाँ मीटर है, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ओम मीटर। यही इसका क्या है, यूनिट है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। हम लोगों ने क्लियर से इसको समझा, कुछ भी रटा नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे को बढ़ा जाए। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली। अब देखो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स किस पे करता है। इसको ये क्वेश्चन इतना मतलब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि जब भी एग्जाम में आता है तो अच्छे स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप ये गलती ना करें। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली किस पे डिपेंड करता है बताते हैं। रेजिस्टिविटी जो है ना, ये फॉर्मूले में जो दिख रहा है तो लोग इसी पे बिलीव करके टिक आउट करके आ जाते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। रेजिस्टिविटी जो दिख रहा है R और L, इन तीनों में से किसी पे डिपेंड नहीं करता है ना। थोड़े से मतलब वंडरफुल बात होगी ना ये तो, ठीक है, लेकिन यही सच है, यही होता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली किस पे डिपेंड करता है, सर आप ये बताओ, आप बता दी, इसमें नहीं होता है किस पे, ये बता दो। चलिए देख लो, ठीक है, टाइप्स ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ मटेरियल पे ये डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी क्या करता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, पहला। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इन दोनों को छोड़ के रेजिस्टिविटी और किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको फिर से बता दूं, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स ओनली अपॉन, पहला जो है टाइप्स ऑफ मटेरियल और नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा है टेम्परेचर। इन दोनों को छोड़ के रेजिस्टिविटी किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसको मैंने आगे भी समझाने की कोशिश की, आगे भी देखते हैं। नोट, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। इस बात को आप अच्छे से समझ लें, ठीक है, आगे आपको आप गलती ना करें। ठीक, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी ले लिया है कि आप इसको पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश किया कि आप कभी भी कहीं भी इस चीज़ को ना फंसे। मैंने एक चीज़ को 3-4 बार लिखा है, ठीक है। अब इस पर मैंने एक क्वेश्चन भी ले लिया था कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, अब किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी, ये पूछ रहा है। रेजिस्टेंस पे करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे करता है, ऑप्शन सी है, क्रॉस सेक्शन पे करता है, और डी है टेम्परेचर पे करता है। इस पे भी नहीं करता, इस पे भी नहीं करता, इस पे भी नहीं करता है। करता है किस पे, है ना, टेम्परेचर पे ओनली अपॉन करता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। हाँ, अगर ये ऑप्शन एक और रहता यहाँ पे, ऑल ऑफ द एबव, है ना, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, फिर भी हम टेम्परेचर को ही टिक आउट करेंगे। इसका है ना, इसका बहुत रेयर केस है, रेयर ही चांस है कि कभी एग्जामिनर इस ऑप्शन को सही मान ले। ठीक है, क्योंकि
फैक्ट तो है, यही है फैक्ट। द फैक्ट इज दैट रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस, देयर क्रॉस-सेक्शनल एरिया और द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस पर कभी डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत रेयर केस है, मतलब 100 में से 30% या 20% केस है इसको कभी इस ऑप्शन अगर ऐसा क्वेश्चन आया इस तरह से इसको सही मान ले, वरना और मतलब 70% केस में है ना यही हमेशा सही होगा। आगे को बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ मटेरियल आइदर 1 मीटर। और आगे इस चीज को मैंने और फर्दर इसको प्रोसीड किया आपको समझाने के लिए। लेंथ ऑफ मटेरियल आइदर 1 मीटर और 1 किलोमीटर। रेजिस्टिविटी इन बोथ केसेस इज रिमेन सेम। किसी भी मटेरियल का मटेरियल बदलना नहीं चाहिए। अगर मटेरियल सेम है, अगर मटेरियल मान लीजिए यही है, ये मटेरियल है, ये दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, ये दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, अगर सपोज हम कर लें कि दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो जितना रेजिस्टिविटी इसका होगा उतना रेजिस्टिविटी इसका भी होगा। या इसका ये इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है, तो क्रॉस-सेक्शनल एरिया थोड़ा सा छोटा है, इसका क्रॉस-सेक्शनल एरिया थोड़ा सा बड़ा है। लेकिन इसका कोई मतलब इससे इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि रेजिस्टिविटी भी इसकी लेंथ बड़ा होने से इसका रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाएगा, ज्यादा वैल्यू होगा नहीं। अगर दोनों सेम मटेरियल से बना है तो 1 मीटर का हो, 0.1 सेंटीमीटर का हो या फिर 100 किलोमीटर का हो, रेजिस्टिविटी रिमेन्स द सेम। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लें अच्छे से। अब आगे देखते हैं टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, अब मैं भी आपको करवाने वाला हूँ। इफ रेजिस्टेंस आर नोट इज एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज अल्फा नोट, है ना, अल्फा नोट टेम्परेचर कोफिशिएंट है, देन रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन मतलब इस तरह क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं इसके बाद क्वेश्चन भी लगाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है अगर रेजिस्टेंस T 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस R नोट है, और आप लोग अच्छा हम लोग जानते हैं ना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है घटता है तो उसका इफेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ता ही है। उसी बेसिस पे टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस बनाया गया है। इसी पे क्वेश्चन है कि अगर किसी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो R नोट है, तो और इसमें जो है टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा नोट है, देन रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, तो T डिग्री सेल्सियस का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इसका जो इक्वेशन है वो ये है ना, उसका जो इक्वेशन है ये है कि RT इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा नोट T। ये आप बिल्कुल भी ध्यान रखेंगे, इस चीज को आप भूलेंगे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता दूं, RT इज इक्वल टू R नोट इंटू 1 प्लस अल्फा नोट T। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया उम्मीद है। अब मैं इस पे एक सवाल करूंगा और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे इंडक्टर, इंडक्टेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस पे, और लेक्चर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आज क्लास के लिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल मैंने लिया है, आप लोगों के लिए लगाया है। न्यूमेरिकल है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 350 ओम if temperature coefficient at 10 degree Celsius is 0.00045 per degree Celsius, find its resistance at 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको मैं सोल्यूशन साथ साथ करके बता देता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे पिक आउट करना है और उसको आंसर कैसे लाना है। तो उससे पहले एक चीज सीखने वाली बात यहाँ पे ये है कि द यूनिट ऑफ, देखिए यहाँ मैं बगल में लिख देता हूँ, ठीक है, जो मैंने आपको लेक्चर में नहीं बताया, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज कितना होता है, क्या है, इज पर डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस क्वेश्चन पर आते हैं, हम लोग लौटते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 350 ओम इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट एट 10 डिग्री सेल्सियस इज 0.0045 पर डिग्री सेल्सियस, फाइंड इट रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेल्सियस। मैं हिंदी में समझा दूं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस है 10 डिग्री सेल्सियस पे 350 ओम दे रहा है, तो इस टेम्परेचर कोफिशिएंट और उसी 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर कोफिशिएंट इतना है, ठीक है, ये है, तो फाइंड इट्स रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा। तो हम लोग पहले अगर कुछ नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पीसी बोर्ड पे, मैंने क्वेश्चन भी लिया है और उसका प्रॉपर सोल्यूशन भी किया है। ठीक है, लेकिन बगल में कुछ डिस्टॉर्शन हो रहा है, कुछ साउंड का इफेक्ट आ रहा है, इसकी वजह से इस पोर्शन का जो न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया है उसका इस चीज़ का वीडियो मैं कट करके अभी अपलोड नहीं करूँगा, उसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन है। ठीक है, मैंने ये करवा दिया है, लेकिन मैं इस चीज़ का वीडियो में फिर से इकोनॉमिकल में कल फिर से अगले वीडियो में ऐड करके मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा। और बगल में काफ़ी साउंड सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से इसके आगे का वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, वो आपको कंटेंट मैं कल के लेक्चर में दे दूंगा। ठीक है, तब तक आप लोग पीछे का लेक्चर अगर नहीं कंप्लीट किया तो कंप्लीट करें और इस वीडियो को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।